तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार डीएलएड के सामाजिक विज्ञान के क्लास में, यानी कि सोशल साइंस का संपूर्ण मैराथन। जो आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक काम कीजिए ना कि पूरा का पूरा मैराथन बना दीजिए, तो और उस मैराथन के एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यानी पुराने साल में पूछा गया उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उससे जुड़े जितना भी ऑब्जेक्टिव बन पा रहा है, एक एक क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को अच्छा से हम एक्सप्लेन किए इस वीडियो में, और हमको उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या इस पूरे के पूरे वीडियो में ना हम कोई संविधान छोड़े, संविधान का कुछ हद तक टॉपिक जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। नदी, झील, तालाब जो भी है ये पूरा का पूरा इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। तो इसको बहुत ही अच्छा तरीका से एक जगह शांत जगह पे बैठ करके इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, हर एक क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर है और आपकी तैयारी कैसे ये भी चेक करने का है। हर क्वेश्चन के ऑप्शन को आपको कमेंट करना है, आपको आंसर बताना है। हर एक क्वेश्चन को जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा, इसको बार बार कमेंट कीजिएगा, भर भर के आपका कमेंट देखना है, ताकि देखें कि देखिए अभी पता चल जाए कि कितना लोग डीएलएड मजाक के लिए एग्जाम दे रहे हैं और कितना लोग सीरियसली निकालने के लिए एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने सीरियसली लिया उनका तो एग्जाम बहुत अच्छा गया, 120 में 110 प्लस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिए। और आपको भी अगर करना है ना, और हाँ, जो भी 110 प्लस अगर करेंगे आप देखिएगा कमेंट सबसे ज्यादा उन्हीं का होगा। क्यों? आपको लग रहा हो सर कमेंट करने से याद थोड़े हो जाएगा। अरे याद हो जाता है, मन में जब तुम कोई चीज डेफिनेशन को याद कर लोगे और खड़ा होकर आपसे लिखवाया जाएगा ना, भुला जाओगे। क्यों? एक बार निकालने की आदत बनाइए, ठीक है, आपसे याद हो जाएगा। तो बिना देर के हम लोग वीडियो को देखने चलते हैं। हाँ, पहला बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं। आपका कमेंट बार बार आता है कि सर एक काम कीजिए ना, ऐसा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ही करा दीजिए, जो भी एग्जाम में पूछा गया है सोशल साइंस का उसका प्रीवियस ईयर, और उसके साथ साथ एक्सप्लेन कर दीजिए हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया से, ताकि उसके अंदर कहीं से भी क्वेश्चन है तो बन जाए। तो बाबू आपको मैं वादा करता हूँ कि आपका एक डीएलएड में सरकारी कॉलेज हासिल हो के रहेगा, ये मेरी गारंटी। हम पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए, कह रहे कि बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? पता है, बेल्जियम में हो गया था झगड़ा और समाज टूट गया था, समाज का विभाजन हो गया था। तो आखिरकार क्यों झगड़ा हुआ था, क्या कारण था? तो वहाँ पे भाषा के आधार पर झगड़ा हुआ था। कौन सा भाषा के? कौन कौन सा भाषा? डच और फ्रेंच। वहाँ दो टाइप के लोग भाषा बोलते थे। डच वाला फ्रेंच से झगड़ा करता था, फ्रेंच वाला डच से झगड़ा करता था। तो भाषा के आधार पर वहाँ पे क्या हो गया था? विभाजन हो गया था समाज में। वैसे बेल्जियम की राजधानी कमेंट में बताइएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ये आप याद रखेंगे कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि भारत में अगर कभी विवाद हो, कभी समाज में अलग अलग हो, तो क्या वजह होगा अब समाज में अलग होने का? तो यहाँ तो कोनो चीज़ के लिए हो जाता है कि नहीं? अरे यहाँ तक कि काला गोरा देख के लड़ लेगा कि तू करिया हम गोर, ऐसे भी लड़ सकता है। वहाँ झगड़ा का जड़ एगो नहीं होता है अपने भारत में। ठीक है, ये भी लड़ लेगा तू हे टोला का है हम हो टोला के हैं, अगर मतलब किसी भी कोई भी एक बहाना चाहिए उन लोगों को लड़ने को। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे पूरा का पूरा जितना भी मतलब विभाजन का कारण होता है, झगड़ा का जड़ होता है। देखिए क्षेत्र के आधार पर अगर बात करें तो मुंबई और मैसूर में झगड़ा होता है, जहाँ पे बिहारियों को सबसे ज़्यादा काटा गया था, बिहारियों को बाबू काट दिया गया था। मुंबई और मैसूर में बहुत ज़्यादा बिहारियों की मृत्यु हुई थी क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र का मतलब क्यों? मतलब कि हम मुंबई के हैं, तू बिहार का है, तो हमारे यहाँ काम करने का है। पहले लोग बड़ी बॉम्बे का माने जाते थे ना। तो क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछेगा समझिएगा कि मुंबई और मैसूर में किस आधार पर समाज का विभाजन हुआ था? तो क्षेत्र के आधार पर। भाषा के आधार पर बेल्जियम इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ डच और फ्रेंच भाषा में विवाद हुआ था। अगर बात करें श्रीलंका का, तो यहाँ पे भी भाषा के आधार पर हुआ था। ये जो अपना भारत ऐसे है ना, तो यहाँ नीचे श्रीलंका है, नीचे श्रीलंका है ना। तो देखिए इस यहाँ तमिलनाडु के लोग चले आए थे यहाँ श्रीलंका में। ठीक है, तो यहाँ आकर के तमिल बोलते थे, तमिल भाषी, ठीक है, और सिहली भाषी, ये दोनों में लफड़ा होता रहता था। तो श्रीलंका में भी तमिल और सिहली में लफड़ा होता था, लेकिन श्रीलंका में सिहली भाषा का संख्या ज़्यादा है, इसीलिए 1956 में सिहली को 56 समझते हो ना, जैसे अपना संविधान, अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में। कब आज़ाद हुआ? 1947 में। जबकि श्रीलंका हुआ एक साल बाद 1948 में। अपने देश का संविधान बना 1950 में, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा सिहली बना दिया गया 1956 में। ठीक है, याद रखिएगा। नस्ल, यानी नस्ल का मतलब होता है कि तू करियर डिपार्टमेंट से, हम गोर डिपार्टमेंट से हैं, ई वाला समझ रहे हो। जैसे अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे झगड़ा किसी धर्म को लेकर, किसी जात को लेकर नहीं है, वहाँ पे कलर को लेकर के है, नस्ल रंग भेद। एक अमेरिका होता है जो काला होता है, जैसे बराक ओबामा देखिए वो काले डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जो बाइडेन को, सॉरी उधर के अलग हो गए।
उधर देखना तो गोरे डिपार्टमेंट्स। तो इस तरह से नस्ल भेद की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिको ओलंपिक में पता है भेदभाव करके और मैच को हरा दिया गया था। मैच का मतलब वही जो खेल हो रहा था, ठीक। तो नस्ल भेद कहाँ पे मिलेगा? मैक्सिको ओलंपिक 1968 में हुआ था। अमेरिकी धावक एक थे जो अश्वेत थे, माने ये अश्वेत का मतलब काले थे, जिनका नाम क्या था? टोमी स्मिथ और कार्लोस। और यहाँ पे श्वेत थे, ठीक है। अश्वेत माने काला, श्वेत माने एगो गोरा भी था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था नार्मम। समझिएगा ध्यान से, जब ये लोग मैक्सिको के ओलंपिक में खेल रहे थे उस वक्त इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने विरोध किया। कौन कौन? तो यहाँ पे देखिए, काले डिपार्टमेंट से टॉमी स्मिथ और कार्लोस, काला था कार्लोस और टॉमी, ठीक है। टॉमी मेरा काला था, तो ये दोनों याद रखो, ये काले डिपार्टमेंट से। और एक और धावक थे ऑस्ट्रेलिया के, जिनका नाम था नार्मम, ये गोरे थे। लेकिन गोरे होने के बाद ये तीनों आदमी ने मिल करके इसके खिलाफ क्या किया था? आंदोलन किया था, याद रखिएगा। अब बात करें अनुच्छेद 15 का, आप देखिएगा अनुच्छेद 15 जब पढ़िएगा ना संविधान, तो उस अनुच्छेद में पता है क्या लिखा गया है? कि भाई आप किसी भी धर्म से भेदभाव मत कीजिए, किसी भी जाति से भेदभाव मत कीजिए, कोई छुआछूत मत कीजिए। तो यहाँ दिमाग लगाइएगा, जब आप 15 साल के होते हैं तो मैट्रिक में होते हैं। अब मैट्रिक में आप होते हैं तो आप कहाँ किसी से भेदभाव करते हैं? आप एक ही क्लास में एक ही बेंच पर किसी भी जात का लड़का हो, पास में बैठा के दोस्ती कर लेते हैं। यानी 15 साल तक हमारे दिमाग में ऐसा कोई कचड़ा नहीं होता है कि ना कोई धर्म देखते हैं ना कोई जाति देखते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो अनुच्छेद 15 में यहाँ पे धर्म वंश जाति पर भेदभाव को निषेध कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव पूछा था कि अमेरिका का गांधी किसे कहते हैं? तो मार्टिन लूथर को कहते हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, वाह, चलते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन है? सुनो, जब कांग्रेस का निर्माण हुआ था, अंग्रेज अपने लिए, समझिएगा, सेफ्टी बॉल का काम किया। अंग्रेज अपने लिए कांग्रेस का निर्माण किया। क्यों? अब कहिएगा सर कांग्रेस का निर्माण अपने लिए, कांग्रेस पार्टी का? हाँ बाबू, देखो हुआ क्या था, आप बताइए कि मान लीजिए कि अंग्रेज यहाँ विद्रोह कर रहा है, और विद्रोह कर रहा है तो जितने भी पढ़े लिखे भारत के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सोच रहे थे कि एक हम बनाएं ऐसा पार्टी जो अंग्रेजों का विरोध करे, हम लोग सब आदमी मिल करके। ये बात अंग्रेजों को पता चल गया। क्या पता चल गया अंग्रेजों को? कि कोई ना कोई भारतीय लोग अपना एक पार्टी बनाना चाहते हैं, और ये लोग, इन लोगों के अंदर राजनीति करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है सभी लोगों को। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, ठीक है, कि एक काम करते हैं। उसमें थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जा करके बोले हैं अंग्रेज से कि सुनिए ना, अंग्रेज जितने भी भारतीय हैं वो नेता बनना चाहते हैं, तो काहे नहीं हम ही एगो पार्टी हम लोग बना करके दे दें इन लोगों को, ताकि ये जो भी प्लानिंग करेंगे, ठीक है, वो हमको पता चलेगा उस पार्टी से। उसी पार्टी का नाम कांग्रेस रखा गया, और पहली बार 1885 में एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। इसके, अब देखो, कांग्रेस पार्टी बन गया तो सभी नेता गए भारत के, लेकिन बोले, नेताजी लोग सब बोले कि सुनिए, आप लोगों ने तो कांग्रेस पार्टी बना करके दे दिया, ठीक है, लेकिन वादा कीजिए कि हर साल कांग्रेस की मीटिंग बैठेगी, ताकि हम अपनी समस्याओं को ला करके और इस मीटिंग पार्टी में रखेंगे, और ये पार्टी हमारी समस्या को अंग्रेजों तक पहुंचाएगी। कहाँ तक पहुंचाएगी? हमारी समस्या को अंग्रेजों तक, माने यहाँ से लेकर के यहाँ अंग्रेजों तक पहुंचाएगी। तो बोला क्या, चलिए ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुआ था, तो कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और हाँ, इसके हर साल अध्यक्ष अलग अलग होंगे, कांग्रेस के हर साल अध्यक्ष। तो पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे। अब कहिएगा सर अभी तो आप एओ ह्यूम बताएं, हम एओ ह्यूम अध्यक्ष नहीं बताएं, संस्थापक इन्होंने बनाया है एओ ह्यूम, लेकिन हर साल एक गो अध्यक्ष होते हैं उसको हैंडल करने के लिए कांग्रेस पार्टी को, ठीक है। तो पहला ये थे संस्थापक, सचिव कह सकते हैं इन्हें, कांग्रेस के सचिव थे 1885 से लेकर के और 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव बने। और वैसे एओ ह्यूम के बारे में बता दें, ये बहुत अच्छे आदमी है, भारत के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे एओ ह्यूम, ठीक है। एलन ऑक्टेवियस ह्यूम जो है बहुत अच्छा सोचते थे, इसीलिए इन्हें पता है ये शिमला में आकर के बस गए, तो इन्हें हार्बिट ऑफ शिमला कहा जाता है। इन्हें पक्षियों से प्यार था तो इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से 1885 से 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव रहे, और हर साल अध्यक्ष बदलते हैं। कौन बदलते हैं? अध्यक्ष। तो पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, ठीक है, वेमेश चंद्र बनर्जी थे, आपको याद हुआ। चलिए, यहाँ पूरा का पूरा कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा हम खोल दिए हैं। यहाँ देखिए तो बाबू, थोड़ा सा हम इसको कम करते हैं और फिर ये ब्लैक ले लेते हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुआ, रट लीजिए, लास्ट वाले महीना में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी बना। और यह पार्टी बना तो पहली बार बैठ करके मीटिंग किया जाएगा ना बाबू, तो ये ग्वालियर टैंक स्थित
गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला मीटिंग हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक, अब बात है कि सर पहला मीटिंग हुआ तो हुआ कहाँ, ये गोकुल दास है कहाँ। तो देखिए 4 गो लगातार आप याद कीजिए, 4 साल में 4 बार मीटिंग कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मीटिंग को अधिवेशन यहाँ पे कहिएगा, 4 बार मीटिंग बैठा था। कहाँ कहाँ हुआ था, इसका ट्रिक है बक मई बक। ट्रिक क्या है, बक में पहला मीटिंग मुंबई में, क से कलकत्ता में, फिर म से मद्रास में, ई से इलाहाबाद में, ठीक है, फिर बम्बई में, ठीक है, और फिर कोलकाता में। तो यहाँ ट्रिक आप याद रखिएगा बक मई बक। ठीक है, यहाँ समझिएगा, आपसे पूछ देता है क्वेश्चन कि बताइए पहला मीटिंग कहाँ हुआ, तो कहिएगा सर पहला मीटिंग मुंबई, दूसरा मीटिंग कोलकाता, दूसरा अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता, तीसरा मद्रास, ठीक, चौथा इलाहाबाद, पांचवा फिर कहाँ पे, यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, लेकिन बम्बई ये होगा। ठीक है, और छठा आपका कहाँ हो जाएगा, तो छठा क से कोलकाता हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे, एलन एक्टिविज्म, जो कहाँ के थे, अंग्रेजों के इलाका स्वीडन के ही थे। ठीक है, जो आप कहते हैं ना कि ब्रिटेन, तो ब्रिटेन कोई देश नहीं है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ब्रिटेन किसको कहते हैं, तो 3 गो देश मिला करके ब्रिटेन बना है। कौन कौन, पहला इंग्लैंड, नीचे इंग्लैंड है, उसके बाद से स्कॉटलैंड, उसके बाद से वेल्स। ट्रिक कैसे, इंग्लैंड जब स्कॉट पहनती है तो बड़ी वेल दिखती है, तो याद रहेगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल। तो स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे कौन, एओ ह्यूम। ठीक है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया है। कांग्रेस के सचिव रहे कब से कब तक, 1885 से 1906 तक। 1885 में अध्यक्ष रहे WC बनर्जी। ठीक, समझिएगा, पहले थे बनर्जी, उसके बाद नरौजी, बनर्जी नरौजी 2 नंबर में, दादा भाई नरौजी, दादाजी 2 नंबर, 86 में थे। ठीक, ये एक पारसी थे, याद रखिएगा। 3 नंबर पे तीसरा अधिवेशन में थे सबसे पहला मुसलमान बदरुद्दीन तैयब, याद रखिएगा। और इन्होंने कहा है कांग्रेस मीटिंग में मतलब भाग लेने के लिए सबसे रिक्वेस्ट किया है। और 4 नंबर पे अंग्रेजे एगो बना, जॉर्ज यूल। तो आपसे पूछा जाएगा किस अधिवेशन में पहली बार एक अंग्रेज भाग लिया था, तो जॉर्ज यूल ने भाग लिया था। ठीक है, 1888 में, ये याद रखिएगा, अंग्रेज थे, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ लिखे हैं कि इस एओ ह्यूम को हर्बिट ऑफ शिमला कहा जाता है। शिमला में क्या होता है, बस गए थे। जनता का मित्र कहा जाता है, पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे, जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो पूछा था कि किस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया। तो याद रखिए 1896 के अधिवेशन में, जो कि ये कहाँ हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, कोलकाता में हुआ था। तो ये वंदे मातरम गाया गया था, और ये वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया, आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि वंदे मातरम किसने लिखा है। ठीक है, आपको ये कमेंट में बताना है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे, 1917 में पहली बार एगो महिला बनी, याद रखिएगा 17 वर्ष, याद रखिएगा 17 वर्ष में पहली बार महिला बनी कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है, जिनका नाम था एनी बेसेंट, ये कोलकाता में हुआ था। ठीक, यहाँ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1924 में पहली बार महात्मा गांधी बने कर्नाटक के बेलगाम में, और 1925 में एक ही साल बाद भारत की पहली महिला, ये दोनों में अंतर है। ठीक है, अगर बोले कि भारत की पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, तो वो है सरोजनी नायडू। लेकिन पहली महिला बोलेगा तो पहली महिला एनी बेसेंट है, जो कि भारत की नहीं थी। ये कानपुर में हुआ था अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्र का सबसे कम प्रतिशत वन है। अरे सबसे कम, यहाँ देखो लिखा है हरियाणा, माना हरियाणा मतलब है ना हरियाली है, लेकिन हरियाली हमारा नहीं है, यहीं पे हो जाएगा सबसे कम वन है, क्योंकि हरियाली खेती का है, खाली खेती करता है लोग, वन को काट करके खेती करता है, इसी वजह से। तो जब सबसे कम यहाँ पे वन है तो सबसे अधिक है MP, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, ये याद रखिएगा। वैसे नीचे लिखे भी होंगे, यहाँ देखिए। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इससे एग्जाम में हम क्वेश्चन देखे थे तो सोचे कि आपको बता भी दें। चलिए, सबसे न्यूनतम वन हरियाणा में और सबसे अधिकतम वन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगर बात करें कि वन बाबू नुकसान हो रहा है ना, ये तो बात पता है, तो वन को बचाने के लिए सरकार ने सोचा कि काहे नहीं हम कानून बनाते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेज ने ही सोचा, पहली बार राष्ट्रीय वन नीति लगाया 1894 में। कब लगाया बाबू, 1894 में, ये अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद से वन अनुसंधान केंद्र, आपसे पूछ दे कि भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। ठीक है, तो ये देहरादून में 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम बदल दिया गया था 1906 में, और नाम रख दिया गया वन अनुसंधान केंद्र। ठीक,
तो सुनिए, पहली बार वन नीति लगाया गया 1894, लेकिन आपसे पूछेगा कि आज़ादी के बाद भारतीयों द्वारा पहली बार वन को बचाने के लिए नीति कब लगाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1992, यहाँ देखिए 52, सॉरी यहाँ देखिए 1894, यहाँ 52, 94 और 52 ये अलग अलग हो जाएगा। तो 52 में हुआ था कहाँ पे? भारत में वन नीति भारत में 52 में। ठीक, यहाँ देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण जांच पड़ताल किए गए, कौन जानवर कितना है, कौन मरा कौन जिया, तो ये 1981 में ये हुआ था। तो 1981, ठीक है, तो 1-1 लिख दीजिएगा, 8-9 लिख दीजिएगा। 1881 में भारतीय वन सर्वेक्षण, याद रखिएगा सर्वेक्षण कब हुआ था? 1891 में। ठीक है, और इसका अगर बात करें कि भारत में वन संशोधन भी किया गया था तो 1988 में हुआ था। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार अगर बात करें, मान लीजिए कि कोई भी एक देश है और देश में अच्छा से अगर ऑक्सीजन चाहिए तो इस देश में कितना पेड़ पौधा होना चाहिए? तो टोटल 33% अगर वृक्ष है, समझिएगा राष्ट्रीय वन नीति ही कह रहा है कि 33% अगर पूरा का पूरा वन है तो समझिए कि इधर ऑक्सीजन खूब अच्छा से मिल जाएगा। ठीक है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन का। ये जितना भी है ना सब कमेंट कर दिए, आपसे पूछ रहे हैं बताइए पहली बार भारत में भारतीय वन नीति कब लगाया था? राष्ट्रीय वन नीति। उसके बाद आज़ादी के बाद कब लगाया था? बाबू कमेंट कीजिए, बात मानिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, डरिए मत। राजनीति कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है। देखिए अब आपको जानना पड़ेगा सर राजनीतिक में कार्यपालिका कौन होता है? तो सुनिए, एक होता है जो नियम बनाता है, नियम बनाने का काम विधायिका का होता है। विधायिका माने विधायक नहीं, विधायिका नियम बनाता है। एक नियम मान लीजिए कि बहुत सारे नेता मिलकर बना दिए और नियम को चेक करा जाए कि नियमों सही है कि नहीं, तब ना पास होगा। तो जिस ग्रुप में आता है चेक करने के लिए वो है कार्यपालिका। विधायिका का काम बनाना, कार्यपालिका उस पर सिग्नेचर करेगी और ये नियम लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नियम लागू हो जाएगा। जब लागू हो जाएगा और ये नियम को कोई नहीं मानेगा तो भाई उसको तो थुराई करना पड़ेगा ना। मान लो कि कोई कानून बना दिया, हम लोग नहीं मानेंगे, तो उसके लिए न्यायपालिका है जो उसमें पुलिस व्यवस्था है आकर के न्याय करेगी। तो नियम बनाने का काम विधायिका का, कार्यपालिका का क्या होता है? नियम को पास करना, जो नहीं नियम मानेगा उसको पिटाई करना न्यायपालिका का काम होता है। बात ये है क्वेश्चन में, सुनिए बाबू मेरा ध्यान से, कि कार्यपालिका में सबसे सर्वोच्च पद पर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होता है, ये आप याद रखेंगे। वैसे यहाँ पे हम पूरा का पूरा बताएं, सरकार को अगर बाबू चलाना है ना, और सरकार देखिएगा सरकार चलाने के लिए बहुत नियम लगता है। तो सरकार के 3 अंग है, एक नियम बनाता है, ये भी नेताओं का समूह है, ये भी नेताओं का समूह है, और इसमें नेता भी आएंगे। और आप बताइए नियम बनाने में सिर्फ नेता आएंगे, पढ़े लिखे भी लोग आते हैं, सरकारी ऑफिसर आते हैं, IAS IPS आते हैं, इसमें भी IAS IPS अधिकारी रैंक के रहते हैं, नेता भी रहते हैं। लेकिन इसमें न्यायपालिका में नेता नहीं रहते हैं, वकील, पुलिस व्यवस्था, ये सब लोग जितने भी रहते हैं। तो सरकार के 3 गो अंग है, एक नियम बनाता है, एक पारित करवाता है और इसका एक न्याय करता है। सरकार के 3 अंग याद हुआ। अब बात करते हैं कि संसद भवन के बारे में। तो संसद भवन का मतलब देखते हो जहाँ पे नेता लोग जाकर बैठते हैं, दिल्ली जो है संसद भवन। ठीक, अब इसको ट्रिक से समझिएगा। मान लीजिए कि एक घर हो गया संसद भवन। ठीक, संसद भवन में 2 गो कमरा है, क्या मान लो कि 3 गो कमरा है, ऐसे एक कमरा ये हो गया, एक कमरा ये और एक कमरा ये। यहाँ पे तो बीच में राष्ट्रपति बैठेंगे संसद भवन में। एक तरफ लोकसभा होता है, अब कहिएगा सर लोकसभा का होता है, बता रहे हैं, और एक तरफ होता है राज्यसभा। ठीक, समझिएगा लोकसभा में हम लोग इलेक्शन लोग वोट दे करके चुनता है, जैसे MP वगैरह होता है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बोला जाता है, हर जिला में एगो चुनाता है, तो हम लोग उनको वोट देते हैं तो वो लोकसभा में जाकर बैठता है। ठीक, और इसी में से सिलेक्टेड जो होते हैं मेन वो राज्यसभा में। तो राज्यसभा में हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, हम लोग लोकसभा में वोट देते हैं। समझ में आया? राज्यसभा में डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। अब सुनिए ध्यान से, इसको समझते हैं। ये हो गया राज्यसभा, हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते, हम लोग वोट देते हैं लोकसभा को। अब ये बात है कि सर संविधान में ये सब लिखा होगा कि नहीं? लिखा है, लोकसभा के बारे में संविधान में अनुच्छेद 81 में लिखा है। अब आप इसको याद कैसे रखिए कि लोकसभा सर 81 होगा? सुनिए, लोकसभा में लोग वोट देते हैं, लोग वोट कितना दिन पर देते हैं? तो देखिए सर 18 वर्ष पर। तो 81 को पलटिए ना, पलटिएगा तो 18 नहीं होगा, तो 18 और 81 याद रख सकते हैं ऐसे। लोकसभा में इसमें हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, इसमें उम्र कम से कम लोकसभा में नेता बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, वोट देने के लिए तो खैर 18 वर्ष चाहिए, कभी भी वोट देने के लिए मताधिकार के लिए 18 वर्ष चाहिए। अब बात करते हैं राज्यसभा में नेता बनने के लिए हमारा उम्र 30 वर्ष होना चाहिए।
समझ में आया इतना? ये अनुच्छेद 80 है। तो सुनिए, पहले होता है मेन एगो घरवा है, संसद भवन, तो पहले तो घर बनेगा ना, तब ना रूम बनेगा। तो पहले घर बना, अनुच्छेद संसद का जिक्र 79, 79, 80 में राज्यसभा सबसे, इसे पता है क्या कहते हैं, समझिएगा ध्यान से, इसे उच्च सदन भी कहते हैं, इसे निम्न सदन। देखिए अब हम लोग गरीब आदमी है तो निम्न सदन इसे कहा जाता है, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो देखिए संसद पहले घर बना, फिर राज्यसभा 80 में हुआ, और 81 में लोकसभा, जब 18 वर्ष के होते हैं तो वोट देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला बात करते हैं फिर से। अब बात करते हैं सर इसमें लोग कितना रहते हैं। तो देखिए इसमें टोटल सीटें 250 है, समझिएगा, लेकिन अभी वर्तमान में 245 से 5 गो सीट नहीं है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात यहाँ देखिए, अब ये लोकसभा की, राज्यसभा का, लोकसभा की बात करें तो टोटल होता है बाबू 552 सीटें टोटल पूरे लोकसभा में, लेकिन 2 गो होता है एंग्लो इंडियन। कौन? 2 गो होता है एंग्लो इंडियन, वही आकर के यहाँ पे एमपी बन सकते हैं। अब कहेगा एंग्लो इंडियन लोग किस टाइप के होते हैं सर? तो बता रहे हैं जिसके बाबूजी हो अंग्रेज मानी इंग्लैंड की तरफ के, अब मम्मी हो भारत के, तो अंग्रेज आके भारत में औरतों के साथ शादी किया था ना, उससे जो लड़का पैदा हुआ होगा ना, ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो वो अगर नेता बनेगा तो 2 गो स्पेशल सीट उन लोगों के लिए है, लेकिन वो एंग्लो इंडियन को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास टोटल होना चाहिए 250 गो क्या लोकसभा में सीटें। समझ में आया? लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, सॉरी 200 बोलना है, मिस्टेक हो गया, 550, और यहाँ वर्तमान में कितना है 545 वर्तमान में लोकसभा में सीटें हैं, और यहाँ पे 45 है, लेकिन 245 राज्यसभा में सीटें हैं। ये लोग में हम लोग डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट नहीं, ये चुन के आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन पिलर राष्ट्रपति के बारे में। अगर राष्ट्रपति का जिक्र करें तो राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उस शपथ का जिक्र अनुच्छेद 61 में है। किसे? अनुच्छेद 61 में शपथ। राष्ट्रपति का वोट निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में, ये भी आप याद रखेंगे, ये कार्यपालिका के हेड होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन की बाबू बात करें, वाह क्या बात है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? अरे यार असम में शुरू से ही 1688 में पहली बार यहाँ तेल मिल गया था। समझ में आया? तो असम के डिगाबोई में सबसे पहले तेल खोदा गया। और तेल खोदोगे तो डायरेक्ट तेल वो निकाल करके गाड़ी में थोड़े डलाता है, नहीं, गाड़ी में शुद्ध करके डाला जाता है। तो उसके लिए फैक्ट्री भी बनाया गया ताकि इसमें से तेल निकाल करके फैक्ट्री में शुद्ध करेंगे तब किसी गाड़ी में डलाएगा। तो यहीं पे फैक्ट्री भी पहली बार बना था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, असम के डिगाबोई में। वैसे असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है, ये भी आप याद रखेंगे। असम में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चाय होता है। और बात करें यहाँ पे कि असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क, ठीक है, तो आपको बताए थे ना, साम, असम से साम आ ना, काजीरंगा यहीं पे है, काजी साम कर दिए, बतिया नहीं मानिएगा। ठीक है, तो काजीरंगा जो है ना, ये कहाँ पे है? असम में। ये बात आप याद रखेंगे। वैसे ट्रिक में आप देखे भी होंगे। चलिए इसका ट्रिक बड़ी शानदार है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? बाबू एक सरकारी कॉलेज हासिल करना है ना आपको, तो मेहनत कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? अच्छा जी, आपको पता है शिव जी की पूजा कौन करता है? सबसे ज़्यादा कंवारी लड़की करती हैं जिनका शादी नहीं हुआ रहता है। क्यों? अच्छा वर मिले, वर माने पति, अच्छा पति के लिए भगवान शिव की पूजा सबसे ज़्यादा कंवारी लड़कियाँ करती है। तो कावेरी याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, याद रहेगा ये। ठीक है, चलिए अब पूरा का पूरा जलप्रपात का मतलब समझते हो? जलप्रपात माने होता है झरना, जबकि ऊपर से पानी गिरता है ना झरना, वही शिव समुद्रम झरना कहाँ है? तो कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी द्वारा ये स्थित है। चलिए यहाँ पूरा का पूरा भारत का जलप्रपात कहाँ कहाँ झरना है इसको याद करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दूध सागर जलप्रपात जो झरना है वो कहाँ है? तो पहले बता दे रहे कर्नाटक और गोवा जो है दोनों, मान लें कि भारत एक जगह गोवा है, एक जगह कर्नाटक है, तो इनके बॉर्डर पर है, तो गोवा में ही माना जाता है। समझ में? कहाँ पे? गोवा में, याद रहेगा। अब यहाँ देखिए दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि दूध, माँ का दूध हम लोग पीते हैं ना, क्या पीते हैं? माँ का दूध पीते हैं। तो याद है कि दूध सागर की बात करें तो मांडवी नदी, ठीक है, जो कहाँ है? गोवा में है। कहाँ पे है बाबू? गोवा में। इस चीज़ों को याद है कि गोवा और कर्नाटक के बीच में होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगला जलप्रपात। कमेंट कीजिएगा तो याद होगा। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो कहिएगा सर किस नदी पर है? यहाँ पे मांडवी नदी पर है। योग बोल दे, जोग, या फिर गरशोपा बोल दे, या महात्मा गांधी जलप्रपात बोल दे। अब देखिए योग,
जब योग करते हो तो अच्छा बच्चा छोटा छोटा क्या करता है, लगता है योगा करने, कहता है तो मम्मी बोलती है कितना नाटक कर रहा है, एकदम शरारती हो गया है, ऐसा बोलता है ना जी। तो योग, ठीक है, यहाँ पे गर सोपा, ठीक है। अब बताओ लड़का क्या करता है, जब उसको मना करोगे ना योग मत करो तो गरजने लगता है, अब जाके सो जाता है, ठीक है। तो गर सोपा ये दोनों कहाँ पे, तो भाई याद रखिएगा ये शरावती नदी, बड़ी शरारती नदी है, ठीक है। और लड़का नाटक, ये कहाँ है, नाटक कर्नाटक में, यानी शरावती नदी कर्नाटक में बच्चा होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता कि शरावती नदी कहाँ है, तो बच्चा शरारती होकर नाटके ना करता है जी, ठीक है। योग पहले करके नाटक कराता है। अब ये पूछा था क्वेश्चन कि योग जो होता है, योग और गसोपा, इनका दूसरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात, याद रहेगा आपको। तीसरा तो बताइए किए हैं कि शिव समुद्रम की बात करेंगे, यहाँ पे किसका बात करेंगे, शिव समुद्रम की। तो यहाँ शिव जी की पूजा कावेरी लड़की करती है, ठीक। अब यहाँ देखिए गोकाक जलप्रपात, ठीक है, ये भी आपका कर्नाटक में है, ठीक है। ये घाट प्रथम है, याद है, घाट प्रथम याद रखिएगा। ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका डायरेक्ट लॉजिक ऐसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। कूंचीकल जलप्रपात कहाँ है, समझिएगा। बताइए कूंची एक होता है बहारने वाला, ठीक। तो कूंची याद रखिएगा बाराही नदी, ठीक है, जो कहाँ है, कर्नाटक में। आपको बता दें कि सबसे ऊंचा झरना है जो कि 455 मीटर है, कर्नाटक में ही है। तो याद रखिए, इसको याद रखिए, कूंचीकल जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कूंचीकल, ठीक है। याद रखिएगा कौन सी नदी, तो बाराही नदी, कौन सी नदी, बाराही नदी, याद रखिएगा कूंचीकल बाराही नदी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए धुआंधार, आप कपिल देव का नाम सुने हैं, बहुत ही, देखिए एक धोनी वर्ल्ड कप लाया है, एक कपिल देव वर्ल्ड कप लाया है, इंडिया में तो 2 बार वर्ल्ड कप आया। तो कपिल देव जब खेलता था तो बड़ी धुआंधार खेलता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर ताकत थी, एकदम वो मर्द के समान था, ठीक है, बहुत ही ताकतवर था। तो याद रखिए कपिल देव धुआंधार खेलता है, क्योंकि वो किस नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर। तो धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, ये नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। चलिए अगला, ये तो बहुत आसान है। चुलिया जलप्रपात चंबल, च से चुलिया, च से चंबल, याद रखिए चुलिया, च और ल इसमें भी, च और ल इसमें भी, तो चल याद रखिए चुलिया, ठीक है। चुलिया जलप्रपात चंबल में, जो कि राजस्थान में। हुंड्रू कहाँ है, तो हुंड्रू आप बताइए, हुंड्रू माने डरू है ना, यहाँ पे डरना। आप कब डरते हैं, जब आपके पास ज़्यादा संपत्ति रहेगा ना, सोना होना, तो आप बड़ी डरते हैं कि कोई छीन न ले। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण माने सोना होता है, ठीक है। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है, स्वर्ण रेखा नदी पर है, जो कि झारखंड में होता है। क्या होता है, झारखंड में होता है, याद देखिएगा। और हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको रट लीजिए। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, ये रट लीजिए बाबू, इसको रटिए लीजिए। चित्रकूट याद रखिए जलप्रपात, जो कि छत्तीसगढ़ में है, कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, याद रखिए इंद्रपुरी। अब आप बताइए कि आप अगर कोई चित्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चित्र, समझिएगा चित्र बना रहे हैं, तब तक इंद्र भगवान बारिश बरसा दिए, ठीक, बारिश बरसा दिए, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा ना। छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ से गढ़ से गुस्सा याद नहीं रखना है, बस याद रखना है छत्तीसगढ़ में। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, भारत का नियाग्रा। अब कहिए सर इसका नाम नियाग्रा क्यों बोल रहे हैं, देखिए नियाग्रा का मतलब होता है घोड़े के समान, घोड़े के नाल के जैसा मुंह। तो इस नदिया का मुंह घोड़े के नाल के जैसा है, इसीलिए इसे नियाग्रा कहा जाता है। चित्रकूट याद रहेगा, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बागमती परियोजना, जब आप बिहार का मैप ऐसे बनाइएगा ना इस तरह से बिहार, तो यहाँ पे सीतामढ़ी है, तो सीतामढ़ी से ऐसे बागमती नदी जा करके मिली है। तो बागमती याद रखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे सीतामढ़ी हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिहार के किस जिले में स्थित है, तो सीतामढ़ी। अब पूरा का पूरा बिहार यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ पे है भी, ये देखिए पहले तो ये गंडक आगे बढ़ी, ये गंडक आगे बढ़ी तो बूढ़ा गई तो बूढ़ी गंडक, ठीक, गंडक बूढ़ी गंडक। इधर देखिए ये है आपका कोसी कमला, क से कोसी क से कमला, दूगो गंडक बीच में। अब बच गया एगो भागमती, कौन हो गई, भागमती, ठीक। एगो हो गई महानंदा। अब इसका नाम महानंदा क्यों है, लास्ट में है बता रहे हैं। देखो देखिएगा महानंदा इसलिए है क्योंकि नदी ऐसे आती है, ठीक। सबको लगता है कि बिहार में ये गंगा है, मोटा वाला जो है ना, ये आपको थोड़ा सा इसको कलर करके दिखा दे रहे हैं, ये गंगा नदी है। ये कौन नदी है, गंगा नदी, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, थोड़ा इसको साइड करते हैं। अब यहाँ जो महानदी सबको लगता है कि बिहार में आके मिलेगी, लेकिन ये तो
बंगाल की, बंगाल में देखिएगा बिहार में सबसे ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा होता है, तो बंगाल के आके डांस करती है, ऐसा देखे हो ना। तो यो डांस करते हैं, तो देखो लचकाते बल खाते ऐसे आ रही है। सबको लगा बिहार में लचकाएगी, लेकिन जाके मिल जाएगी कहाँ पे, ये बंगाल में ही जाके मिल जाएगी। तो वहाँ अब ऑर्केस्ट्रा देखते हैं तो आपको महा आनंद आता है कि नहीं, आनंद ढेर सारा आता है, वाह वाह मज़ा आ गया। तो आनंद को महाआनंद कहते हैं, महानंदा, जो कि बिहार में तो आती है लेकिन जाके मिल जाती है बंगाल में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए सोन नदी की बात करें तो ये देखिए सोन नदी भी यहाँ पे है, आपकी प्यारी सी सोन नदी। यहाँ पे पुनपुन नदी, यहाँ पे फल्गु नदी। इसी फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ क्यूल है, यहाँ अजय है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अजय का फ्यूल, फ्यूल माने तेल होता है, क्यूल याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताया था, ये देखिए मौलिक अधिकार का मतलब होता है आपका ऐसा अधिकार, कुछ आपको पावर दिया गया है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। जैसे कि संविधान आपको पावर दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता, आपको संविधान में लिखा गया कि बाबू अगर आप बड़े हो गए हैं, आप कोई भी धर्म अपना लीजिए, कोनो से भी शादी कर लीजिए, कोनो टेंशन नहीं है भाई, ये भी हमारा अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हमारा नहीं है, हमारा जो भी संपत्ति हो हमारा कहाँ है, सरकार जब मन करे तो वहाँ से सड़क निकाल सकती है कि नहीं। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार है कि सभी लोग यहाँ पे समान है, किसी के लिए भेदभाव नहीं है, सभी लोग यहाँ स्वतंत्र भी हैं, ये भी है ये भी है, लेकिन संपत्ति हमारा नहीं है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है, कब, 42वां संविधान संशोधन के हिसाब से, शायद उसी समय हटाया गया था, आगे लिखे भी होंगे। चलिए यहाँ देखिए हमारा कौन कौन अधिकार है बाबू। तो मूल अधिकार देखिए, पहले तो संविधान में पूरा का पूरा एक मोटा किताब संविधान है, उसमें 25 गो भाग है। पहले देखो जब संविधान बना तब 22 गो पार्ट था, लेकिन अब हो गया है 25 गो पार्ट। ठीक, जिसमें भाग 3 में 3 नंबर पार्ट में हमारा अधिकार है कि भाई हम किस किस चीज़ से आज़ाद हैं। ठीक है, इस 3 पार्ट में 12 से लेकर 35 तक के टॉपिक को पढ़ना है। ये मूल अधिकार, हमारा अधिकार जो है, जो कि हमारे को आज़ादी देता है, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार के बारे में था, उसी से हम लोग चुरा है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। चलिए ये चीज़ें बता दी हैं कि आपके अधिकार को कोई छीन सकता है, छीन नहीं सकता है, कुछ दिन के लिए आपको निलंबित कर सकता है, लेकिन आप जा करके सुप्रीम कोर्ट में केस कीजिएगा तो हो जाए, क्योंकि मूल अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लें संविधान के 4 नंबर पार्ट को जाने। ठीक है, तो 36 से लेकर 51 तक अगर पढ़ोगे अनुच्छेद, तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक, अब ये जो भी संविधान में लिखा गया है राज्य के भाग 4 में, इसको आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, वहाँ से चुराया गया कार्य, ये जन कल्याणी राज्य की स्थापना करता है। अब बात करते हैं मौलिक अधिकार का। ठीक, तो यहाँ देखिए हमारा जो वो संपत्ति का अधिकार 42वां नहीं, वो 44वां हो जाएगा, हमसे मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा। मौलिक कर्तव्य जो है, देखिए हमको कुछ अधिकार सरकार दिया है, उसे कोई नहीं छीन सकता, हम आज़ाद हैं, लेकिन हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य भी है कि मान लो सरकार उतना कुछ कर रही है हमारे लिए, तो हम भी देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब आपको कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन से 1976 में, समझिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976। इसके बाद 44, 2 गो बढ़ाए तो में 2 गो बढ़ा दीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें कि आपको संपत्ति का अधिकार वाला जिक्र दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पर बनाया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4A में शामिल किया गया है। चलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो बाबू सब लोग गरीब हो गया था, सभी देश जो जीता था वो भी गरीब, क्योंकि बहुत सारा पैसा लग गया था, तो यूरोप पूरा बर्बाद हो गया था। तो इस यूरोप को बचाने के लिए अमेरिका पुनर्जीवित किया था इसे। ठीक है, प्रयास किया था, क्योंकि अमेरिका के पास ही पैसा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है? तो अमेरिका तो रहा है, यूके भी रहा है, जर्मनी नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ओहो, ये तो कोई भी बता सकता है, मोर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है? आप बताइए। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां लोग आज़ाद रहें, ठीक, और लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो, तो विकास आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक है? सुनिए, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चावल बंगाल में होता है। बताया था ना, चावल को गाल में लेते हैं, क्या करते हैं, गाल मुंह में चबाते हैं ना। लेकिन ये पूछ रहा है किस देश में चावल होता है? चावल चाइना में होता है। चावल कहाँ होता है? चावल और गेहूँ दोनों सबसे ज़्यादा चाइना में होता है, याद रखिएगा। चावल भी हम लोग खाते हैं और रोटी भी खाते हैं, तो ये दोनों चीन में होता है। ये बातें आप याद रखेंगे। चलिए नीचे लिखे भी होंगे कि क्या क्या होता है। यहाँ देखिए, चावल, गेहूँ, आलू, चाय, तंबाकू, ये सब कहाँ पे होता है? चाइना में होता है। कहाँ पे होता है? चाइना में। आप बताइए, चाय बनाते हैं तब वो चीनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक, लेकिन तंबाकू में चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ देखिए, आलू में भी शुगर की मात्रा होती है, ऐसा होता माना जाता है। तो याद रखिए ना, चावल, गेहूँ, आलू, ठीक, आलू का सब्जी जो भी है, चाय वाला भी चीन में और तंबाकू भी चीन में। अमेरिका में मक्का होता है, अमेरिका, मक्का, ठीक है, जो मक्का होता है अमेरिका में। ब्राज़ील में गन्ना सबसे ज़्यादा होता है और कॉफ़ी होता है, ठीक है, गन्ना और कॉफ़ी ब्राज़ील में होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है। अब एक और, इससे पहले आप बताइए, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उसके बाद से गन्ना बताइए, तो कहेगा सर ब्राज़ील में होता है। याद रख लीजिए, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। और कॉफ़ी भी ब्राज़ील में होता है, थोड़ा सा ये याद रखिएगा, कॉफ़ी भी ब्राज़ील में। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है? स्वास्तिक, स्वास्तिक का सिंबल है इसे। अब ये नाजी पार्टी जो होता है, ये है किस? ये हिटलर का पार्टी है, व्लादिमीर पुतिन नहीं, हिटलर, ठीक है, याद रखिएगा। पुतिन इस समय है आपके कहाँ पे? रूस में। लेकिन उस वक्त की बात करें तो हिटलर जर्मनी में था, सॉरी, जर्मनी का शासक था ये हिटलर, याद रखिएगा। इसका नाम एडोल्फ हिटलर नाम था, हिटलर, जो कि आपका इसका पार्टी का नाम नाजी पार्टी था और इसका चुनाव चिन्ह स्वास्तिक था। ये यहूदियों से नफरत करता था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी पटक पटक हिटलर को मारा था लोग, यहूदी लोग थोड़ा सा घबरा दिए थे। तो यहाँ लिख दिए कि नाजी पार्टी के संस्थापक कौन है? हिटलर है, जो जर्मनी साम्राज्य का तानाशाह था। इसका प्रतीक स्वास्तिक है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की मृत्यु हो गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। एक होता है नाजीवाद, एक होता है फांसीवाद। तो नाजीवाद जर्मनी से रिलेटेड है, फांसीवाद इटली का है, ठीक है। मुसोलिनी इसका संस्थापक था, मुसोलिनी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन 1920 में 31 अक्टूबर को हुआ था, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय, ये क्या कहते हैं, व्यापार से संबंधित नियम वगैरह को देखता था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए, पटना, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुआ था, याद रखिए। 16 बरस की बाली उम्र में हमने न्याय करना सीखा है, ठीक है। थोड़ा समझदार हो जाते हैं तो हम लोग न्याय करना सीख जाते हैं। 16 आप याद रखिएगा। वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने दिखाया? तो सुनिए, ये अपना भारत, ये यूरोप। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ से भारत आया, तो भारत आया नहीं, लाया गया। पहले तो यहाँ है अफ्रीका, तो पहले यहाँ पे आया, यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप यहाँ पे आया, फिर उसके बाद से यहाँ से भारत आया। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे एक व्यक्ति था जो बताया था कि भारत है, इन्हें सीधा चले जाओ, ठीक है, इन्हें उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक गुजरात का व्यक्ति था, ठीक है, उसका नाम क्या था? आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि इसका वीडियो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और बना चुके हैं। आखिरकार वो कौन था बताइए। अब आपको कहिएगा तो हिंट भी दे देंगे, ठीक है। अबुल, चलिए बता भी दे रहे हैं, अबुल मजीद था जो कि बताया था। अब सुनिए हुआ क्या। सबसे पहले यहाँ पे पूरे के पूरे यूरोप की बात करते हैं। यूरोप में बाबू बहुत घना आबादी, अब देखिएगा यूरोप को जगह नहीं है खेती उती करने की, लोग व्यापार करना चाहता था, मैंने व्यापार मैंने दुकान उकान, तो लोग ढूंढ रहा था। बहुत पहले इधर से भारत की तरफ व्यापार होता था, लेकिन यहाँ पे जो देश था वो रोक दिया रास्ता कि हम ना जाने देंगे। कुस्तुनतुनिया रास्ता का नाम था, कुस्तुनतुनिया। तुर्की ने इस पर कब्जा कर लिया 1453 में, कुस्तुनतुनिया मार्ग पर कब्जा तुर्की ने कर लिया। अब इन लोगों को यहाँ भूखमरी आ गई, बिजनेस हो नहीं रहा था, तो लोग सोचा कि क्यों नहीं हम समुद्र ही जाएं। लेकिन भाई कोई भारत देखा नहीं था। बहुत लंबा कहानी है, शॉर्टकट बता रहे हैं। तो एक आया और आ करके यहाँ तक रुक गया। यहाँ पे ये आया 1488 में, 1 4 दूना 8 हट लीजिए। इसका नाम था बार्थोलोम्यू डिज। अब बोला कि बाप रे, इन्हें से हम ना जाएंगे, हम भुला जाएंगे। इसी के देखा देखी एक आया वास्को डी गामा, 1498 में आया, ठीक, आया और यहाँ पे रुक गया, ये भी भूला गया। लेकिन इसको एक चीज़ पता था, पता है क्या? इसको एक चीज़ पता था कि इंडिया के लोगों को हम पहचानेंगे कैसे, और इंडिया के लोग यहाँ भी आए थे, व्यापार कर रहे थे। तो ये उनके अंदर एक क्वालिटी है कि इंडिया के लोगों के मुंह की तरफ अगर ज़्यादा देर तक देख लोगे ना तो कहेगा का देखा तरह, ऐसा बोल देता है। लो, ऐसा होता है,
ठीक। तो ये वास्को डी गामा सबके मुँहवा के तरफ देख लिया था, बस एगो पूछ दिया का देखा तरह, तो समझ गए ओहो मिल गया भारतीय। बोला कि तुम भारत के हो, आई यू इंडियन? बोला यस यस आई एम इंडियन। तुम्हारा भारत के नहीं है? तो बोला सीधे चले जाओ। तो सीधे आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आया केरल के पास। केरल के एगो जगह है कालीकट बंदरगाह, यहाँ पे राजा खड़ा था और ये गया तो इसका स्वागत किया राजा। उस राजा का नाम था जेमोरिन। क्या नाम था? जेमोरिन। तो चलिए अब थोड़ा बात कर लें कि क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? तो अब्दुल मजीद ने बताया था। ऑप्शन में दिया है ना, अब्दुल मजीद, याद रखिएगा। बार्थोलोमेओ डियाज तो अफ्रीका आया था, यहीं तक आया था बार्थोलोमेओ डियाज, ठीक है। कैरेवल तो एक जहाज है। मैगलन पूरा अमेरिका का पता लगाया था, ठीक। सुनिए, अमेरिका का पता स्टार्टिंग में किसने लगाया? तो ये कोलंबस लगाया था, लेकिन पूर्ण रूप से अमेरिका को खोज किसने खोजा? पूरा गलगल के खोज दिया मैगलन ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब्दुल मजीद ने यहाँ से रास्ता बताया वास्को डी गामा को, और यहाँ चला गया राजा के पास जिसका नाम था जेमोरिन, मतलब वहाँ के पद को जेमोरिन बोला जाता है। और राजा देख के चिढ़ा गया कि बाप रे बाप, उतना दूर से आए, इतना गोर आदमी आए, एकदम छिलल मुर्गा की तरह एकदम गोर है, ठीक है। ये सब चीज़ें होते रहता है, आपको वीडियो में बताया भी है। चलिए बिहार विधानसभा की बात करें, जिसमें नीतीश चाचा जाते हैं, लालू यादव आते हैं, ये सब। बिहार विधानसभा में टोटल निर्वाचित, निर्वाचन मैंने चुनाव, चुन के लोग कितना जाते हैं? तो 243 लोग जाते हैं चुन करके, ये बात आप याद रखेंगे। वैसे यहाँ पे नीचे नहीं लिखे हैं, ओह चलिए कोई बात नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भाई युद्ध को शांति करने के लिए 14 सूत्री योजना बनाया गया था। जो ये अच्छा, ये प्लानिंग बनाया कौन? कि भाई कोई माने बड़े बुजुर्ग आदमी आते हैं तो वही ना झगड़ा सलटाते हैं जी, कि आज के बाद झगड़ा नहीं करना, जो ताकतवर होता है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ताकतवर देश था वो 14 सूत्री योजना बनाया। वो कौन था भाई? तो अमेरिका के राष्ट्रपति जी थे जिनका नाम था वुडरो विल्सन। इन्होंने कहा था कि 14 सूत्री योजना है। इस योजना में था कि देखिए, कोई भी अपना सेना नहीं बढ़ाएगा, अब इसके बाद से कोई युद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर नियम लगा कि तुम 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रख सकता है, पानी वाला जहाज नहीं रख सकता है, एरोप्लेन नहीं रख सकता है, बहुत सारा नियम लग गया 14 सूत्री मांग में। वुडरो विल्सन, याद रखिएगा, वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? माने कौन रास्ता नहीं है? सड़क भी रास्ता है, वायु भी रास्ता है, जल मार्ग भी तो रास्ते ना है। पर्वत और शिखर, बाप रे, इस तरह पर्वत रहते हैं पर रास्ता बनाओगे, ऐसा होगा? ये वाला रास्ता नहीं है। चलिए, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पता है, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा, 2006 में 50% आरक्षण दिया गया था पंचायती राज व्यवस्थाओं में, ठीक है, याद रखिएगा, पंचायत समझ रहे ना। अब यहाँ देखो, एस्ट्रोलैब क्या है? तो ये तापमान बताने वाला है? नहीं बाबू, ये नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये मौसम नहीं बताता, ये बताता है अक्षांश और देशांतर, एस्ट्रोलॉग, ठीक है, पुराने ज़माने का ये यंत्र है, ठीक है। तो अक्षांश बताने वाला ये सब यंत्र है। यहाँ फिगर भी बनाए होंगे, यहाँ देखिए तो यही है एस्ट्रोलॉग, जो कि अक्षांश और देशांतर को बताता है। यहाँ कुछ हम छोटा छोटा में लिखे हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका उपयोग ऊंचाई का अनुमान लगाने और चंद्रमा अन्य ग्रहों, सितारों जैसे कि अक्षांशीय पिंडों की स्थिति को भविष्यवाणी करने के लिए होता है, कि कौन सा ग्रह कब लगेगा, उसमें भविष्यवाणी इसी से होता है। देख रहे, दुका दुका कुली जहर पुदीना लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? आपको ट्रिक याद है, लो सो गया नाटक करके, तो लो से लोहा, सो से सोना, और ये नाटक यानी कर्नाटक में है। ये तो आपको बताया ही है हम, इसमें क्या छिपाना है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको बताए थे कि अरुण नाम का एक लड़का था, बाप रे बाप, मार करके आ गया, फाइट करके आ गया, और आ करके घर में चुपचाप नाटक करके सो गया है। क्या करके सो गया है? तो आ करके उसका दोस्त बोला कि लो नाटक करके सो गया। अरुण नाम का लड़का था, फाइट किया, तो अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट, नाटक करके सो गया। तब तक कि सुबह उठा तो उसकी मम्मी ताना मारी, देख लो हमेशा लड़के आता है, झगड़ा कर खरीद के आता है। अब वो बेचारा मैगी खा रहा था, मैगिया को हटा दिया, फेंक दिया साइड करके, और वहाँ से उड़ गया, ठीक। तो मैगी और बक्साइड, साइड से बक्साइड, मैग्नीज और बक्साइड, ये उड़ गया, यानी उड़ीसा में होता है। कोयला आपको पता होना चाहिए, झारखंड में होता है। तांबा और हीरा, आप बताइए, तांबा का तार छीलते हैं तब बीचवा में ना तांबा होता है, हीरा भी बहुत महंगा धातु है, तो हीरा बीच में रहता है। बाकी सब सोना चांदी गहना दुकान खुली होता है गहना, लेकिन सबसे मेन हीरा होता है, बीच में एकदम रहता है, एकदम सेठ की तरह। कहता है सोना अपना ख्याल रखो, कि हमारा ख्याल हो कि हमको कोई आकर चुराए नहीं। तो
तो ये भी बीच में है, तांबा भी बीच में होता है, तो बीच में क्या होता है, मध्य प्रदेश देखिएगा मैप में बीच में होता है। ये भी बताए थे कि राजा का घर ना एकदम शीशा की तरह चमकता है, तो राजस्थान में क्या क्या शीशा, जिंक भी चमकता है, एकदम चांदी भी चमकता है, खूब अच्छा घर, चूना वूना मार दे। उस समय चूना बहुत अच्छा चीज़ था, अब तो चूना लोग नहीं मार रहे हैं, चूना से पेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूना पत्थर ये सब चीज़ कहाँ होता है, राजस्थान में होता है। असम में पेट्रोलियम, ये तो बताए थे कि चाय और पेट्रोलियम असम में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से आरंभ होता है? हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, यही सब ना है जी। तो हम भारत के लोग से ये शुरू होता है, कौन सा, प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की आत्मा। भाग 4 की बात करें तो यही है भाग 4, ये तो आपको बता चुके हैं। प्रस्तावना यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए छोटा सा में लिखे हैं। प्रस्तावना की अगर बात करें तो प्रथम संशोधन प्रस्तावना में भी किया गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को लघु छोटका संविधान कहते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान एगो मोटा किताब है, ये भी इतना ना 42वां संविधान संशोधन में नियम बन गया कि इसे छोटका संविधान कहते हैं। और इसी प्रस्तावना में, अब कहिएगा सर ये प्रस्तावना क्या होता है? हर सरकारी किताब के पहला अक्षर पर लिखा रहेगा ऊपर प्रस्तावना, यहाँ लिखा रहेगा हम भारत के लोग, भारत को ऐसे करके लिखा रहता है। तो 42वां संविधान संशोधन में नया 3 गो वर्ड जोड़ा गया है। कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है। ये बात याद रखिएगा, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा नदी वदी के बारे में बात कर ले। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको बता दें कि ये नेपाल से होता है। ठीक है, कोसी नदी कहाँ से आती है? नेपाल से। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय माने ऐसा संसाधन जिसको उपयोग करने पर फिर वो दोबारा मिल जाए, प्राप्त हो जाए। तो सौर्य ऊर्जा माने सोलर से जो ऊर्जा मिलता है, सोलर को कितना यूज करो हमेशा धूप निकलेगा तो बिजली बनते रहता है, तो नवीकरणीय है, कभी खत्म नहीं होता है। पूरे विश्व में किस देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? बाप रे बाप, भारत का है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला संविधान लिखित कहाँ है? तो अमेरिका का। सबसे बड़ा तो भारत का। ठीक है, फिर इंग्लैंड में लिखित नहीं है। चलिए सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अब सुनिए सुरक्षा परिषद क्या होता है। तो बात दरअसल ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, तो इसके प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था 14 से शुरू हुआ, 1914 में, 18 में खत्म हुआ। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 में खत्म हुआ। अब पूरा देश परेशान हुआ कि यार इतना करोड़ों अरबों लोग मर रहे हैं, कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, तो इसको रोका जाए कि युद्ध ना हो पाए। तो कुछ देशों ने राय किया, ठीक, और सभी देशों ने मिलकर के संगठन बनाए जिसे सुरक्षा करने के लिए एक परिषद बनाए, जिसमें लगभग 15, स्टार्टिंग में तो 11 ही गो लोग थे, लगभग 15 गो लोग थे, जिसमें 5 गो लोग हमेशा अस्थायी रहेंगे, कभी नहीं बदलेंगे, और 10 गो लोग हमेशा बदलेंगे। तो ये पूछा है कि अस्थायी कितना होंगे? बदलने वाले, तो 10 गो अस्थायी। अगर पूछता अस्थायी तो 5 गो होता। वैसे यहाँ लिख दिए हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, उसी वक्त ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, जिसमें 15 देश थे, 5 सदस्य अस्थायी, जिसमें USA, रूस, देखो बड़ा बड़ा देश है, चाइना, ये ब्रिटेन, अंग्रेजवा सब है, फ्रांस, ये सब देश अस्थायी हैं, 10 अलग अलग अस्थायी हैं। ठीक है, यही सुरक्षा परिषद का आपका इमेज है। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का सर्वोत्तम गुण क्या होता है? तो जनसंख्या की अधिकता। लोकसभा में ढेर जनसंख्या क्या होगा? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा कि नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये आया था भारत का कानून बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कानून, कि हम भारत का संविधान बनाएंगे। अरे छोटा आदमी, ठीक, तू भारत का संविधान बनाएगा। अब भारत को में एको गो लोग, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई आया, आपके घर का नियम कानून समझा रहा है, आपको बोलने ही नहीं दे रहा है, तो उससे आप अपने घर का नियम बनवाइएगा। आप कहिए कि हम भी इसमें बैठेंगे तब नियम हमारे सामने बनाइए। तो साइमन कमीशन आया था यहाँ नियम बनाने के लिए। कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 में यहाँ पे साइमन कमीशन आया था, और हम लोगों ने उसका स्वागत काले झंडे को दिखा करके किया। वैसे साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था, ठीक है, लेकिन आया वो 28 में, ये भी बात आप याद रखेंगे। त्रिगुट, युद्ध बनाने के लिए सभी देशों ने गुट बनाए थे। तो त्रिगुट में कौन कौन आते हैं? तो यही धुरी राष्ट्र, यानी कि हम लोग का दुश्मन ये लोग था, हम लोग तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे क्योंकि इंडिया उस समय गुलाम था। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ये त्रिगुट में आते हैं। चलिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना
1995 में हुई थी। लेकिन बात करें WHO की स्थापना, तो एच थोड़ा थोड़ा 8 की तरह दिखता है ना, तो ये हुआ था 1948 में, 8 में। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, ये कब हुआ था, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? दालों के लिए तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं एक बार, सॉरी थोड़ी, 1 नंबर तो देखे ही नहीं हम। वे अन्य फसलों के साथ रोटेशन में लगाए जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, दाल का खेती अलग भी होता है, रोटेशन में थोड़े होता है, चारों रोटेशन माने चारों तरफ थोड़े होता है किसी फसल के साथ। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, सही बात है, सिंचाई तो चाहिए, यही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे इसका बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। किस वर्ष से सरकार ने पादप यानी पेड़ पौधा उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दिया? पेड़ पौधा बाग बगीचा आप लगा रहे हैं तो उसके लिए भी सरकार पैसा देना शुरू कर दी है। तो 1992 से हम लोगों को, अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो सरकार आपको पैसा देगी पेड़ लगाने के लिए। चलिए, पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान आप बताइए। पक्का सड़क खूब बढ़िया ढलाई वाले कहाँ होगा? जहाँ पे खूब अमीर अमीर लोग रहेंगे। तो भाई अमीर लोग तो सबसे ज़्यादा हीरो हीरोइन होते हैं ना, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहते हैं हम लोग, महाराष्ट्र मुंबई, यहीं पे पक्की सड़क ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गुजरात में कहाँ पे सौर ऊर्जा का अनुमानित आधुनिक संयंत्र लगाया जा रहा है? तो गुजरात के कच्छ में, याद रखिए गुजरात के कच्छ में लगाया जा रहा है। चलिए अगला बात, बस्तर विद्रोह, ओहो बस्तर विद्रोह में किसकी भूमिका है? तो बस्तर विद्रोह में गुड़ाधोर, याद रखिएगा गुड़ाधोर की यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका है। अब पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख भी लीजिए, पूरा का पूरा सन्यासी, जितना भी जंगल में रहने वाले जनजाति हैं उन्हीं के बारे में यहाँ बताएं। सन्यासी विद्रोह शंकराचार्य ने कराया था, शंकराचार्य एक सन्यासी थे। अब इन्होंने क्या कराया, क्यों ये विद्रोह किए थे? क्योंकि उस समय लोग तीर्थ यात्रा कर रहे थे, तो उस पर अंग्रेज आकर के रोक लगा दी कि नहीं, आपको कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। सन्यासी विद्रोह। पहाड़ी विद्रोह, भील जनजाति, याद रखिएगा 1818 में भील जनजाति। कुल विद्रोह, खासी विद्रोह, बहुत सारा है, तीरथ सिंह वगैरह 20। यहाँ पे देखिए बस्तर विद्रोह गुंडाधोर 1910 में, याद रखिएगा 1910 में ये हुआ था। बाकी बहुत सारा है, संताल हो गया, संताल विद्रोह झारखंड में हुआ था। मुंडा विद्रोह हो गया था, बिरसा मुंडा नेता थे, है ना, और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई रांची जेल में। ठीक है, चलिए भारत में प्रथम आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में आपातकाल। क्यों? क्योंकि उस समय चीन और भारत की लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत की हार हुई थी बाबू, चीन की। देखो बाबू 3 बार आपातकाल लगा है, कितना बार? 3 बार। एक बार लगा है 1962, एक बार लगा है 1971 और एक बार लगा है 1975। 1971 में बांग्लादेश वाला लड़ाई हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश पर। 1975 में इंदिरा गांधी लगाई थी, 1962 में चीन के साथ लड़ाई हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोच्च शासक कहते हैं? राष्ट्रीय भावना का अभाव? नहीं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया का, नहीं, ये हो जाएगा जनमत पर आधारित है ये, इसीलिए हम लोग इसे लोकतंत्र कहते हैं। जनमत यानी कि जन माने लोग, मत माने वोट, माने लोग अपना वोट खुद पर डिपेंड करते हैं कि नेता किसको चुनना है। लोकतंत्र में यही होता है। दुर्गावती जलाशय कहाँ है? ठीक है, तो दुर्गावती जलाशय जब बिहार का मैप ऐसे बनाइएगा ना ऐसे, तो यहाँ पे कैमूर पड़ता है, यहीं पे दुर्गावती जलाशय है। ठीक है, चलिए भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। लेकिन अगर आपसे पूछ दें कि सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की नगरी, इलेक्ट्रॉनिक की नगरी, तो बेंगलुरु को कहते हैं, लेकिन मुंबई वित्तीय राजधानी है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। राजधानी दिल्ली मत मारेगा, राजधानी दिल्ली मारेगा, वित्तीय राजधानी नहीं। विश्व का सबसे सर्वोच्चम शिखर माउंट एवरेस्ट, ये आप जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8,850 अब हो गया, पहले 48 था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ठीक, तो ये पूछा गया है कि किन देशों के सीमा पर है? तो ये नेपाल में, नेपाल और तिब्बत के। इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है? तापी का नहीं होता है, क्योंकि इसका होता है सतपूर्णा से निकलता है। ये कहाँ से निकलती है? सतपूर्णा से निकलती है। अगला क्वेश्चन, जेमोरिन आ गया ना, बात याद है? उस समय वास्को डी गामा को रिसीव किया था कालीकट बंदरगाह पर, इतना छोटा है उस समय भारत उस समय वास्को डी गामा को अगर ये नहीं आने दिया होता तो आज हम लोग मतलब उस वक्त तक गुलाम नहीं रहते। तो जेमोरिन कहाँ का राजा था? तो ये कालीकट का था, कालीकट बंदरगाह का। चलिए सिंगरौली,
सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला है? तो हमको जहाँ तक लग रहा है ये सिंगरौली, थोड़ा सा इसमें हमको डाउट है, सिंगरौली मध्य प्रदेश होना चाहिए, सिंगरौली मध्य प्रदेश में यही होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, सिंगरौली मध्य प्रदेश में होगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अरे पहला विश्व युद्ध याद है ना, कितना आसान बताए थे, एगो राजा को मार दिया, सब हत्या कर दिया, ऑस्ट्रिया के राजा युवराज को सेरेजियो में हत्या कर दिया था। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे यही कारण बन गया और इसी वजह से अब देखो इस राजा की हत्या हुआ तो भाई जी यह हत्या हुआ तो भाई मान लो कि ऑस्ट्रिया का जिस पर शक गया उज गया, मान लो कि ये अलग देश है, ठीक, इस पर जाके बोला कि सेरेजेवा, ये बीच में सेरोजेवा है ना, सेरोजेवा में हत्या, सेरोजेवा के लोगों ने मारा है। ठीक, सर्बिया ने सपोर्ट किया था, किसने? सर्बिया ने, ऐसा लोगों का मानना है। तो ऑस्ट्रिया बोला कि सर्बिया तुम सही सही बता दो, सर्बिया बोला हम नहीं जानते हैं, तो इस पर अटैक किया, तो इसको बचाने आ गया कौन? उधर से अलग अलग अमेरिका वगैरह, रूस वगैरह है, फिर इसको रूस सपोर्ट किया, बहुत ऐसे ऐसे सपोर्ट करते करते विश्व युद्ध, ये बहुत लंबा कहानी है, छोटा सा में तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, आप वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा। प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, जो कि स्पेशल हम 10 से 15 मिनट का वीडियो ट्रिक के साथ चुटकियों में बना दिए हैं। चलिए, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1926 में मजदूरों के लिए नियम पारित हुआ था, ये तो डायरेक्ट याद करना है। मूंगफली याद है ना, कली वाला ट्रिक याद कराए थे, गुजरात में कली राजा बुलाया था, ठीक है, राजस्थान में सरसों। तो मूंगफली का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य कौन है? ओ मेरे हिसाब से तो गुजरात होना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप, यहाँ पूरा का पूरा आप ट्रिक बता भी दिए थे, इसका तो कहानी बताए थे कि आप बोले थे कि सर राजा लोग बड़ी घटिया होते हैं, हमेशा रात में बोलते हैं कि जरा कली को बुलाओ, तो रात से जरा से बाजरा, कली से मूंगफली, और सर राजा लोग सर से सरसों, राजा से राजस्थान हो जाएगा। अब मान लो कि कली को रात में बुलाएगा तो कली पास में आ करके, माने लड़की जो थी पास में आ करके अब राजा पर कर दी वार, तो पास से कपास हो जाए ज्वार से वार। ठीक है, याद रहेगा। वैसे भी कॉफ़ी और मक्का कहाँ पे? कर्नाटक में होता है, राई और कहवा ये सब रबड़ केरल में होता है, चावल और जूट बंगाल में। इसका ट्रिक क्या बताए थे? आप अपने गाल में जुटा लेते हैं चावल को, तो गाल से बंगाल हो जाएगा, जुटा लेते हैं चावल को तब न चलाते हैं मुंह, तो ये मतलब क्या बताए? फेंटते हैं पूरा। अगला देखते हैं, मतदान पहचान पत्र का के अलावा और कितने प्रकार के वैध प्रमाण पत्र लगते हैं? 14 प्रकार के वैध प्रमाण पत्र लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा कंटेंट बनाने में समय लग गया, इसीलिए आपको सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वीडियो बनाने में थोड़ा सा इसीलिए देर हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया जा चुका है और हम आपको नहीं दिए तो फिर से बता दे रहे हैं कि डीएलएड का क्लास अब डेली किसी तरह एनी हम आपके लिए जिस तरह मेहनत कर रहे हैं ना, 4 बजे अपलोड हो जाएगा शाम को। और बीएड का क्लास जो बीएड एंट्रेंस का है, आप बार बार कमेंट कर रहे हैं भर के, तो वो 10 बजे दिन में अपलोड होगा। ये दोनों का मैंने शेड्यूल बना दिया है आपको। ठीक है, आप उसको देखिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेहनत लगे कर रहे हैं आपके लिए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा, लेकिन लाइक एक बार दबाइएगा। आप लोग 2 बार लाइक दबा देते हैं, डिसलाइक हो जाता है। ठीक है, लगा है ना शानदार? तो लगा है शानदार तो शेयर भी कर दो मेरे यार, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ा है, पूरा एडिट करना पड़ा है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ, अगर मेरे लिए, अपने अमित सर के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपनी फैमिली के लिए, अपने ज्ञापन एंट्रेंस फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा फैमिली बहुत बड़ा हो, आप जहाँ से पढ़ के निकले वो बहुत बड़ा हो, ताकि हम लोग भी कमेंट दिखाएं कि ये इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हद तक सपोर्ट किया है हम लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़ इसको एक बार स्टेटस पर जरूर डाल दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले मैराथन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।